हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 फरवरी को आने वाला बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल वायरल पेपर। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर बिल्कुल पक्का 110% में 100% गारंटी देता हूँ कि ये जो 801 DB का पेपर है, जिस दिन आप 24 फरवरी को पेपर देकर आओगे और इसी वीडियो को खोज कर आप इस वीडियो को खोजोगे और मुझे थैंक्स सर बोलोगे, क्योंकि इस पेपर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका 70 में 60 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस पेपर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाले। ठीक है, देखो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, लेकिन आप इस पेपर को केवल 2.5 घंटे में हल करके चले आओगे, क्योंकि पूरी पेपर आपको आती रहेगी। ठीक है, आप यहाँ पे 801 DB देख लेना प्यारे बच्चों। इस बार में बोर्ड एग्जाम में 98% लाकर स्टेट लेवल में अपना एक रैंक हासिल करना है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना है। देखो यार, अगर हमारी मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, बट हिंदी हो गया, जो कला हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, जो कि लर्निंग टाइप के सब्जेक्ट है, इसमें हम फोड़ सकते हैं और अपने जो रिजल्ट है वो अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, हमारा मैथ में अगर 23 मार्क्स भी आए, अगर मैं हिंदी में 60-65 नंबर भी लेकर आऊं, तो भी हमारा रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट देखने में अच्छा लगेगा और आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो काफी अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले पेपर मिलेगा, तो यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे अपना नाम लिख लेना प्यारे बच्चों। और ये है 2025 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर। अगर आपने 10th बोर्ड एग्जाम देना इस वीडियो पर क्लिक किए हो, तो मैं फिर से कहूंगा कि आप एक लकी इंसान हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दे दिया गया। इसका पूर्णांक जो होगा प्यारे बच्चों वो 70 का होगा, और आपको 30 नंबर विद्यालय की तरफ से प्रैक्टिकल के रूप में दिया जाता है। दे रखा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया। और यहाँ पे फिर है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प वाले गोले का चयन करके आपको OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है, आप ब्लू पेन का या ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, लेकिन ये पेन जो है ये जेल पेन नहीं होना चाहिए। इसके लिए केवल बाल पॉइंट पेन का यूज आप कर सकते हो। बाल पॉइंट का मतलब जो डार्ट पेन होती है, जिसमें जो कि 4 रुपए में भी आती, 5 रुपए में, ठीक है, वो पेन, जेल पेन का यूज आपको नहीं करना। अब यहाँ पे है कि OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक है, यानी कि जब भी आप उत्तर अंकित कर देते हो तो आपको उसे काटना नहीं है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हो, इरेजर का प्रयोग नहीं कर सकते हो, जिसे आप रबर कहते हो। इसके बाद नेक्स्ट वाला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ये उसके आगे लिख दिया गया है। सबसे पहले प्यारे जो हमारा शुरू होता है खंड अ, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न इसमें आपको देता है, जो कि 20 मार्क्स की बहुविकल्पी 20 तो आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है, और इसके लिए बोर्ड आपको 1 आवर का समय प्रोवाइड कराता है, यानी 1 घंटा इसको हल करने के लिए दिया जाता है। इसको आप आधे घंटे में हल कर लोगे। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक कौन है। दे रखा है कि गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव। तो आप जानते हो कि जो गोदान है इसको किसने लिखा था, वो लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी की काफी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है दूसरा कि निम्नलिखित में से भगवत शरण उपाध्याय की रचना कौन सी है। अब यहाँ पे है पूछ रखा है। ठीक है, प्रतिशोध है, भूले बिसरे चित्र है, आवारा मसीहा है, ठूठा आम है। तो यहाँ पे आपका जो भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है वो ठूठा आम इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर कि लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पे केवल विधा पूछ रखा है कि ये किस विधा पर आधारित है। नाटक पर है कि एकांकी पर है, कहानी पर है कि उपन्यास पे है। तो ये आपका नाटक पे है। ठीक है, लहरों का राजहंस जो है ये नाटक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर दे रखा है कि जय पराजय रचना के लेखक हैं। ठीक है, कौन है। मोहन राकेश है, उपेंद्र नाथ अस्क है, अज्ञे जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो देखो इसके जो आपके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, जय पराजय के लेखक। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है। नाटक है कि कहानी है कि निबंध है कि उपन्यास है। तो ये आपका जो है ना ये कहानी है, या राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा जो है ये कहानी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है रीतिकाल के कवि हैं।
जगनीक की, सूरदास की, मतीराम की, कबीरदास जी। तो ये जो है ये मतीराम जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। 7वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि रामचंद्रिका के लेखक हैं। ठीक है, रामचंद्रिका के लेखक है तुलसीदास, केशवदास, सूरदास की, भूषण। तो आप जानते हो कि रामचंद्रिका, कवि प्रिया, इन सब के जो लेखक हैं वो कौन है? केशवदास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि छायावाद युग की प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे शोषक का विरोध, युद्धों का सजीव वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण, भक्ति की प्रधानता। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि महादेवी वर्मा की रचना है। साकेत है, प्रिय प्रवास है, यामा है कि कामयानी है। तो यहाँ पे यामा जो है ये महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। अब यहाँ पे किस युग की रचना से पूछ रखा है? छायावादी युग की है कि प्रगतिवादी युग की है कि भारतेंदु युग की है कि नई कविता युग की है? तो ये नई कविता युग की है। ठीक है, खुशबू का शिलालेख जो है ये नई कविता युग की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि करुण रस का स्थायी भाव है। आप में देखो दो रस है, एक तो करुण है, करुण का जो होता है स्थायी भाव वो शोक होता है, और आपका हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अब इसको एक तरीके से और पूछ देगा, आपको एक एग्जाम्पल दे देगा। एग्जाम्पल कैसे देता है? किस करुणा करित हृदय में बिगल रागिनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है, जिसमें आपको दुख दिखाई देगा, शोक दिखाई देगा। ठीक है, और एक तरह की निर्मम दिखाई देगी, तो वहां पे करुण रस होगा। और हास्य रस का तो आप जानते हैं बिंद के वासी। अगर ये नहीं देगा तो और एक एग्जाम्पल दे देगा जिसमें हंसी हो। ठीक है, इस रूप रंग देखू हंसी बखानी, इस तरह का रहेगा जिसमें हंसी रहेगा, तो आप जान जाओगे वहां पे हास्य रस है। ये दो तरीके से पूछता है। अब यहाँ पे करुण है तो आपका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है। देखो यहाँ पे जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा, इसलिए होगा कि हरिपद कोमल कमल से। उपमा में क्या होता है? समानता या तुलना किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हरि का जो पद है, पैर है, वो कोमल के समान कमल है। ठीक है, कोमल जैसे कमल के समान कोमल है, तो तुलना किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो दे रखा है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। अब ये तो इस तरह से देगा, आप में रोला और सोरठा है। ठीक है, सोरठा की एग्जाम्पल सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, वैसे करुणायन चीते ही लिखा जान कीर्तन। और रोला का जो एग्जाम्पल है, आपको रोला का एक एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। छंद को जानने के लिए आपको मात्रा गिनने का ज्ञान होगा, तभी आप छंद को बता पाओगे। ठीक है, ये 1 नंबर गिना जाता है, इसको 2 नंबर। तो ये मात्रा गिनकर अगर आप जान जाओगे कि पहले और दूसरे में 11-11 तथा दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं, तो तब आप जान पाओगे कि कौन सा छंद है। उसी तरह से सोरठा का भी दे देगा, उसको भी पूछ देगा कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, लेकिन सबसे ज्यादा यही पूछता है। ठीक है, तो रोला के जो प्रत्येक चरण में 16-16 की 20-20 की 24-24 की 26-26 यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें जो होगा ना, रोला में 24-24 मात्राएं होती है। ये सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा और इसका एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, और मात्रा कैसे लगाया जाता है इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कि अभिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखो यहाँ पे जैसे अभिमान दे दिया, अगर यहाँ पे अधिकार दे देता, ठीक है, अधिकार देता था, अभिमान दिया है, और भी उपकार दे देता। ठीक है, कुछ भी इस तरह का 4 अक्षर है तो इसका शुरुआती 2 अक्षर ही इसका क्या बन जाएगा? उपसर्ग। अगर यही 3 अक्षर होता, केवल सुंदर होता, तो इसका क्या होगा? केवल पहला अक्षर बनता। ये चीजें आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे 4 अक्षर है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा अभी जो है आपका क्या बन जाएगा? ये उपसर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा मान है कि अभी है कि अप है कि अ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, दे रखा कि तव किस सर्वनाम शब्द का रूप है? अस्मद का, युष्मत का, तद का कि पद का? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा युष्मत का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किस सर्वनाम शब्द का रूप है? युष्मत का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा कि माता और पिता में समास है, ठीक है, माता पिता में समास है। जब भी आपको इस तरह का ये छोटा सा डैश दिख जाए, इस तरह का डैश दिख जाए, तो आपको सीधा किस समास में मारना है? द्वंद्व समास में। किस समास में मारना है? द्वंद्व में। ये इसलिए क्योंकि द्वंद्व में और शब्द का लोप पाया जाता है और ना लिखकर ये छोटा सा डैश लगा दिया जाता है। जैसे ये लिखा है, गुरु चेला भी लिख सकता है, ठीक है। राजा रानी भी लिख सकता है, जैसे यहाँ पे पूछ देगा राजा और इस तरह का रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ये डैश दिखे तो द्वंद्व मार देना है। अगर इसको ऐसे न पूछकर ऐसे पूछ देता, राजा और रानी में कौन सा समास है, तो भी आपका द्वंद्व होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका समास विग्रह करके लिखा गया है। इसकी जगह पे यही अगर माता और पिता भी लिख देता, तो भी यहाँ जो समास होता वो द्वंद्व ही होता। आप में दो समास, एक द्वंद्व है और एक द्विगु है, यही दोनों पूछेगा, ठीक है। और इस तरह से पूछ सकता है माता पिता का समास विग्रह क्या होगा। तो जब भी समास विग्रह करेंगे तो इस डैश को हटाकर यहाँ पे और लगा देंगे। और एक तरीका और आप में एक द्विगु समास है। द्विगु जो होता है ये संख्यावाचक होता है। जब भी ये पूछेगा तो इसमें संख्या जरूर आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे चौराहा हो गया, पंचमुखी हो गया, त्रिभुज हो गया, खष्टभुज हो गया, तो यहाँ पे क्या है? संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? आपका द्विगु समास होगा। और इसका समास विग्रह भी पूछ सकता है द्विगु का, कि चौराहा का समास विग्रह क्या होगा? चार राहों का समूह, ठीक है। पंचमुखी का क्या होगा? पांच मुखों का समूह। त्रिभुज का क्या होगा? तीन भुजाओं का समूह। इस तरह से। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि कमल का पर्यायवाची है, नीर है कि नलिन है कि नीरद है कि नीरधी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजन क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, नीर तो पानी का है, नलिन जो है नीर में अही न लगाने से इस बन जाता है कमल का, तो यहाँ पे नलिन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और नीर में द लगाने से बादल का बन जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ब करेक्ट हो जाएगा, बी। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन कि जब मधु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य कि उपवाक्य। अब यहाँ पे देखो दो लोगों का मिलन है। सबसे पहले तो मधु भाषण दे रही थी और उसके पिताजी वहां आ गए, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। दो लोग मिल गए तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है, वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है या क्या सही नहीं है, ये हमसे पूछेगा। तो ये चीजें नहीं सही है, कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है, ये चीजें सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है कि सर्वनाम पदों के परिचय में क्या बताया जाता है। तो ये बताया जाता है, भेद बताया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन, कारक और पुरुष बताया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है खंड ब। खंड ब में मिलता है आपको वर्णनात्मक प्रश्न, और ये पूरा का पूरा 50 मार्क्स का आता है, और यहीं से बच्चे का नंबर कटता है और बढ़ता है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, कैसे लिखना है आपको एग्जाम में कि आपका एक भी नंबर ना कटे। सबसे पहले तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है एंड इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। अब ये जो होता है 2 ठो आता है और एक 6 मार्क्स का होता है, ठीक है, 6 मार्क्स का होता है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। 3 क्वेश्चन आपको इसमें देता है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 चीजों का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये किस पार्ट का है एंड इस पार्ट के जो लेखक है वो कौन है। ये 2 चीजें पता है तो हम इंस्टेंटली भाई 2 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका है ये पाठ लिया गया है मित्रता नामक पाठ से, और इसके जो राइटर हैं, लेखक है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो इसको पूरा आप तैयार कर लेना। हमने आपको बता दिया कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये शीर्षक किससे लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से। दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है? यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे एक लाइन खींचा गया, एक रेखा खींचा गया इस तरह का, इसी की व्याख्या में अपने शब्दों में करनी होती है, ठीक है। तो आप इसकी व्याख्या कर लेना। एंड हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। देखो हमें इस प्रकार की मित्र का इस क्वेश्चन एक देगा, इसमें से आपको इसका आंसर इसी में से मिलेगा, ठीक है। देखो हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित हो, शुद्ध हृदय का हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो। तो इस तरह के जो मित्र हैं जो हर एक परिस्थिति में साथ दे और उनके भरोसे पर छोड़ सके और विश्वास कर सके कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा न होगा।
इस तरह के मित्र को हमें क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका अथवा, अगर वो जानते तो वो करो, अगर वो नहीं आता तो आप अथवा भी कर सकते हो। ठीक है, दे रखा है कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता रहेगा। सबसे पहले इसमें भी आपको वही चीजें देगा। गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें भी हमको बताएं, आपको पाठ और इसके लेखक का नाम पता होगा तभी तो हम लिख पाएंगे, अदरवाइज कैसे लिखेंगे। तो ये जो आपका पाठ लिया गया है ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। और इसके लेखक आप जानते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और इसके लेखक जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसको आप क्या कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 मार्क्स का आता है, एक किसी एक को करो 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मानुष हो तो वे रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चंद्र नित नंद को धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। यहाँ पे पूछेगा कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए पाठ और इसके कवि का नाम पता होना चाहिए। यहाँ पे लेखक नहीं चलेगा, यहाँ पे कवि रहते हैं। तो ये जो पाठ है, ये पाठ आपका लिया गया है सवैये नामक पाठ से। किस पाठ से, सवैये। और इसके लेखक यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे कहीं इसमें दे देता है। ठीक है, ये रसखान जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना रसखान जी। कवि जो है इसके रसखान है, जिसके पास रसों की खान हुआ करती थी। संदर्भ लिख लेना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या। पाहन हो तो वही गिरी, ये कहते हैं कि अगर मैं पहाड़ बनूं तो उसी पर्वत का पहाड़ बनूं जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो श्री कृष्ण जी अपनी उंगली पर धारण करके पूरे गोकुल वासियों को बचाया था बाढ़ से। जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं पक्षी बनता हूं तो मैं उसी पेड़ के ऊपर बसेरा अपना डालूं, मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन, जहां पे श्री कृष्ण बैठकर ध्यान लगाते थे। और ठीक है, वो उसी पेड़ का मैं पक्षी बनूं, उसी पर बैठूं। अब यहाँ पे कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है, तो ये आपको डैश दिख गया। ठीक है, ये कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, इसमें कौन सा हो गया, तुलना किया गया तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसको भी कर सकते हो। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाफ हाफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। अब ये जो है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, विश्वत रेखा का वासी कैसे जीता है। तो यहाँ पे विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नहीं था हाफ हाफ कर, क्योंकि विश्वत जो क्षेत्र है वहां पे काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जहां के लोग काले होते हैं और हाफ हाफ कर जीते हैं। अब यहाँ पे हमको इसका पाठ और कवि का नाम लिख पता होना चाहिए, तभी तो हम इसको 2 नंबर लाएंगे। तो ये जो आपका पाठ है ये लिया गया है आपका स्वदेश प्रेम और राम नरेश त्रिपाठी जी है। मतलब कि वो हर एक स्वदेश प्रेम, इसको तैयार कर लेना। और इसकी जो लेखक हैं, सॉरी कवि हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ये हो गए। ठीक है, विश्वत रेखा का वासी कैसे जीता, तो वो हाफ हाफ कर जीता है, यहाँ पे लिखा गया है। अब इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर संदर्भ लिखने का, 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का, टोटल यहाँ से आपके 5 नंबर मिलेंगे। है क्या कि अस्माकत संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा गतिशील रहती है। मानव जीवन संस्कृति यथा समय समय नवा नवा विचारधारा स्वीकृति, ये मानव जीवन के कल्याण के लिए समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। मनुष्य के कल्याण के लिए नवा शक्ति जो प्राप्त होती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, ये बिना किसी हठपूर्वक यत युक्ति युक्तम कल्याण कर, ये सभी के कल्याण की भावना सोचती है। च तदत्र सहर्ष गृहतम होती, और ये एक तरह का सभी लोगों का घर बन चुका है। एतस्या गतिशील्या रहस्यम, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवनम शाश्वत मूल्येषु निहितम, इसका गतिशीलता का ये रहस्य है कि ये मानव के जीवन के कल्याण की भावना करती है।
यद यथा सत्य प्रतिष्ठा, उसके सत्य की प्रतिष्ठा रखती है। सर्वभूतेषु संभाव, सभी के प्रति संभाव का विचार रखती है। विचारेषु औदार्यम आचार्य, दृढ़ता चेती और लोगों के कल्याण की भावना सोचती है। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसको भी हल कर सकते हो। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी बहुत ही प्राचीन नगरी है। यम बिलम सलिलम तरंगाय गंगाय कूले स्थित, यह विमल सलिल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्या घटाना मूल्याकृति पक्ति ध्वलायाम चंद्रिका बहुराजते, इसके घाटों की शोभा जो है वो वल्याकृत है और चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा की प्रकाश में काफी ज्यादा सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, अनगिनत पर्यटक दूर दूर के देश से यहाँ पर डेली आते हैं। नित्यम मतलब प्रतिदिन आते हैं। अस्या घटानम शोभा विलोक्यम इमा बहु प्रशंसति, यहाँ के घाटों की शोभा बढ़ाते हैं और इसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, तो इसको आप तैयार कर लेना। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने का, 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का, टोटल 5 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे कि सार्थ प्रवस्तो मित्रम, ठीक है, भार्या मित्रम गृहे सत, मतलब कि प्रदेश में रहने वाले का मित्र धन होता है। भार्या मित्रम गृहे सत, घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। आतुरस्य भीष्कम दानम मित्रम मरिष्यत, मरने वाले का मित्र दान होता है। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो आप इसको भी लिख सकते हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोग हो, सभी लोग कल्याण को देखे, कोई भी दुख का भागी ना बने। ये भी आपका जो लिया गया है वो भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति, इसको तैयार कर लेना। संस्कृति से ये आपके जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया, तो इन दोनों को ही आप तैयार। नेक्स्ट यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका आता है 25 नंबर, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। ठीक है, ये आप अपने टीचर से क्लियर कर सकते हो या आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दोगे। 3 नंबर का आता है तो मैं बता दूंगा कि आपके यहाँ क्या आएगा और क्या आपको तैयार करना है। या तो आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या चीजें निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे सभी आप अपना देख सकते हो जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता हो, किस तरह से दिया गया और कैसे दिया गया। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, किसी एक को आपको तैयार कर लेना है। ख नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पत, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप जानते हो कि तुलसी का तैयार कर लेना, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास, ये सभी तैयार रहना चाहिए। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, एक तैयार कर लेना। एक आपको बंधन मरणम वापी जो वापी पराजय उभ्य तरसम वीर वीर भावो ही वीरता, ये 2 तैयार कर लोगे, एक आएगा आपके एग्जाम में एंड एक आप लिख लोगे। 28 नंबर क्वेश्चन कि अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए, 4 नंबर का आएगा। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप इसको भी लिख सकते हो, रेलवे आरक्षण केंद्र पर आरक्षण क्लर्क द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए मुख्य अधिकारी आरक्षण उत्तर रेलवे के शिकायती पत्र लिखिए। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आता है जो कि 2 नंबर का आता है, 1+1 होता है। 2 क्वेश्चन का आंसर देता है, 4 क्वेश्चन इसमें दे रखे। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अकथयत। कुत्त मरणम मंगलम भवति, वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। भूमे गुरुत्वा किम अस्ति, भूमि से भी महान कौन है, तो माता। वीरः केन पूज्यते, तो वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है, सभी को तैयार कर लेना। एंड 30वां एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। एंड ये आप इसमें से किसी जीवन में अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण, प्रदूषण की समस्या और समाधान, राष्ट्र प्रेम की भावना, किसी एक को तैयार कर लेना। इसके साथ ही साथ मैं आपको 3 पेपर और कराऊंगा जो कि बिल्कुल वायरल। इन 3 पेपर को आप तैयार कर लोगे तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 100% मेरी गारंटी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।